नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो हम चैप्टर अपने लास्ट 2 सेशन से पढ़ रहे हैं, प्रेमचंद के फटे जूते। तो आप देख रहे हैं ये पाठ कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और जैसे कि मैंने आपको बताया ये चैप्टर परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसकी एक एक पंक्ति को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। और एक काफ़ी बड़ा व्यंग यहाँ पर किया गया है जो आज की हमारी जो दिखावे की जो मानसिकता है कि किस तरह से जो व्यक्ति है वो उस अपने कितने चेहरे लेकर घूमता है। यानी कि अगर आप उसको अपने आप में देखें तो वो अलग व्यक्तित्व का होता है, लोगों के सामने वो अलग तरह का बिहेव करता है और यही है एक दिखावे की प्रवृत्ति। तो यहाँ पर जब लेखक ने प्रेमचंद्र जी का वो फोटो देखा, वो एक पिक्चर देखा जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए हैं और फोटो खिंचा रहे हैं, तो उन्होंने उसमें देखा कि किस तरह से प्रेमचंद्र जी की वेशभूषा है। उनके सर पर एक मोटे कपड़े की टोपी है, उनके शरीर पर एक कुर्ता और धोती है। और जब उनकी नज़र, लेखक की नज़र जब उनके पैरों पर पड़ी तो उन्होंने कहा कि हे मेरे साहित्यिक पुरखे, उन्होंने कहा हे मेरे साहित्यिक पुरखे कि आप इतना तो देख लेते कि आपका जूता फटा हुआ है, आपकी उंगली उसमें से बाहर निकली हुई है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद वो उनकी जो फेस पे स्माइल है उस स्माइल पे आते हैं, फेस पे जो मुस्कान है उस मुस्कान पे आते हैं और कहते हैं कि इतना ज़्यादा एक आत्मविश्वास से भरी हुई ये मुस्कान है। यानी कि यहाँ पर वो क्या जता रहे हैं, यहाँ पर वो दुनिया पर व्यंग कर रहे हैं। वो लोगों को ये जता रहे हैं कि केवल कपड़े अच्छे पहनने से, केवल जूते अच्छे पहन लेने से, केवल बाहरी जो दिखावा है उसको कर लेने से इंसान अच्छा नहीं बनता। इंसान अच्छा बनता है अपने व्यक्तित्व से। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बिल्कुल एक एक पंक्ति आपने ध्यानपूर्वक पढ़नी है और साथ ही समझनी है। तो हम करते हैं स्टार्ट अपने चैप्टर को, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने इस अपने चैप्टर को काफ़ी ज़्यादा जो है पढ़ लिया था, काफ़ी हद तक हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। तो यहाँ पर लेखक फिर अपने जूते की भी तुलना उनसे करते हैं और कहते हैं कि तुम मुझ पर, या वो कहते हैं कि मेरा जूता भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मेरा जूता भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मेरा जूता भी फटा हुआ है। और लेकिन मेरे जूते में एक कंडीशन है, वो कंडीशन है कि जो मेरा जूता है वो ऊपर से देखने में बिल्कुल ठीक है। यानी कि ऊपर से जो उसका एक तरह से देखने का जो होता है ना कि उसकी लेस अच्छे से बंधी हुई है और ऊपर का कपड़ा जो है बिल्कुल साबुत है। लेकिन वो कहते हैं नीचे से जो है मेरा जो जूता है वो बिल्कुल फटा हुआ है। एक तरह से जो मेरे पैर की जो मेरा जो अंगूठा है उसका तला बिल्कुल फटा हुआ है, अंगूठा जमीन पर घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी कभी रगड़ खाकर वो लहूलुहान भी हो जाता है। पर मेरा पाँव जो है सुरक्षित है, मेरी उंगली जो है ढकी हुई है और पंजा पर नीचे से धंस रहा है। तो शायद तुम इस पर्दे के महत्व को नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हुए जा रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर पंक्ति यहाँ पर लिखी थी कि शायद तुम पर्दे के महत्व को नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। पर्दा यानी कि जो हमने एक लोगों की नज़रों में एक जो होता है ना कि दूसरों के सामने जो है अच्छा बनने की, दूसरों के सामने जो है एक अच्छी तरह से रहने की और अंदर बिल्कुल अलग व्यक्तित्व दिखाने की, तो उसके लिए यहाँ पर कहा है कि तुम शायद इस पर्दे के महत्व को नहीं जानते। यानी कि उनमें वो भेद नहीं करते किसी भी चीज़ में। उनका जो व्यक्तित्व है वो चाहे अंदर वाले लोगों के लिए हो, चाहे बाहर वाले लोगों के लिए हो, चाहे दुनिया समाज के लिए हो, उनका व्यक्तित्व प्रत्येक इंसान के लिए, हर इंसान के लिए एक जैसा है और वो सबके साथ अपना एक जैसा व्यवहार रखते हैं, एक जैसा उनका व्यक्तित्व है। कोई दिखावा, कोई छल, कोई कपट, कोई भी ऐसी चीज़ उनके मन में नहीं है। तो वो लेखक यहाँ पर देखिए व्यंग कर रहे हैं
कि तुम पर्दे के महत्व को नहीं जानते, यानी कि तुम्हारे अंदर ऐसे छुपाने वाली कोई चीज नहीं है, यानी कि तुमने कभी इसका प्रयोग ही नहीं किया कि तुम्हें कुछ चीजें छुपानी पड़े, तुम्हें कुछ चीजें दूसरों से बचानी पड़े। तो ऐसे में तुम पर्दे के महत्व को क्या जानोगे, लेकिन हम पर्दे पर कुर्बान हुए जा रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसा नहीं पहन सकता, और फोटो तो जिंदगी भर में इस तरह की बिल्कुल नहीं खिंचवाऊंगा, ये कहा था लेखक ने। और लास्ट में लेखक कहते हैं, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसलों को पस्त कर देती है, यानी कि जो मैं एक कॉन्फिडेंस लेकर चलता हूं, जो मैं एक अति आत्मविश्वास लेकर चलता हूं, तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे उन हौसलों को पस्त करती है। कि एक तरह से तुम्हारा जो बिल्कुल वेशभूषा है इतनी साधारण है, और ऊपर से तुम्हारे जूते जो है इस तरह से फटे हुए हैं, और ऊपर से जो तुम्हारे फेस पर इतना ज्यादा जो तुम्हारे चेहरे पर आत्मविश्वास है, उस आत्मविश्वास में जो आत्मविश्वास है वो मेरे हौसले पस्त करता है। यस, जीआईसी बाग वाला कोई भी बच्चा रीडिंग करना चाहे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, एक आत्मविश्वास आता है बच्चे आपके अंदर। कोई भी ऐसा, यहाँ पे आप क्लास 9th के बच्चे हैं, कोई छोटे बच्चे नहीं है, मैं डर कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं गलत पढ़ूंगा या यस बच्चा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। तो चैप्टर समझ आ रहा है बच्चे, क्या पढ़ रहे हैं हम? यस मैम। क्लास 9th के बच्चे हैं आप? यस मैम। ये हम पढ़ रहे हैं हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर प्रेमचंद्र के फटे जूते, और बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। और देखिए, जरूरी नहीं कि आप एग्जाम की दृष्टि से इसको पढ़ें, काफी कुछ सिखाने वाला ये पाठ है। हम स्कूल आते हैं ना, तो हम यहाँ पर आके हमारा सर्वांगीण विकास होता है, हमारा नैतिक विकास होता है, हमारा बौद्धिक विकास होता है। तो ये जो चैप्टर है ना, ये हमें काफी ऐसी चीजें भी सिखाएगा जो हम अपने जीवन में, अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें हम इसको यूज करें, काम इसको लाए। तो एक एक पंक्ति को बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ें और समझने का प्रयास करें। चलिए आगे रीड कीजिए बच्चा। मैम, तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचवाऊंगा फोटो, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्याख्या मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदाम हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चांदे की शराब पी चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूते फटता नहीं है, फिर खिंचता है। कंभदूनाथ का जूता भी फतेहपुर सिकरी जाने आने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनहिया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। वेरी गुड। तो देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां यहाँ पर लिखी गई हैं लेखक के द्वारा। और यहाँ पर बैठ जाइए बच्चा, बैठ जाइए।
तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे की जो ये व्यंग मुस्कान है, ये तो ऐसा मालूम पड़ता है। उन्होंने देखिए यहाँ पर जो प्रेमचंद्र जी के जो बहुत सारे उपन्यास हैं, कहानियां हैं, उनमें से यहाँ पर पंक्तियां दी हैं कि क्या हौरी का गोदान हो गया। हौरी जो गाय है, गोदान उनकी एक रचना है। और दूसरा कहते क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई। पूस की रात भी मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक रचना है। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते थे। नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। यानी कि ऐसा लगता है कि तुम इन सब पर जो है मुस्कुरा रहे हो। और फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे जूते को फिर से देखता हूँ। अब देखिए, एक बार फिर से देखिए जूते को। वो कहते हैं मैं तुम्हारे जूते को फिर से देखता हूँ, ये कैसे फट गया। हे मेरी जनता के लेखक, क्या बहुत चक्कर काटते रहे तुम। क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए, यानी कि जो बनिया था वो बार बार तुम्हें प्रेशर कर रहा था कि मेरे पैसे दो, और उसी के तगादे से बचने के लिए तुम 2 मील चक्कर काट कर लौट रहे हो। लेकिन चक्कर लगाने से तो जूता फटता नहीं है। यानी कि जितना भी तुम दौड़ोगे, जितना भी तुम चलोगे, जितना तुम एक तरह से जितना तुम चलोगे, उससे क्या होगा, जूता फटेगा नहीं, जूता घिसेगा, यानी कि नीचे से तलवा घिसेगा। तो ये फट कैसे गया। तो अब देखिए यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी बात निहित है, आप आगे पढ़ेंगे उसको समझेंगे। कहते कि ये फट कैसे गया, क्योंकि चक्कर लगाने से तो घिसता है। जितना ज्यादा इंसान चलेगा 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 तो उससे क्या होगा, जूता नीचे से घिसेगा। ये तो शायद ठोकर मारने से, किसी चीज को रास्ते में अगर आप जितनी भी पत्थर आते हैं या कोई भी चीज आती है, उसको अगर आप ठोकर मारते हुए जाते हैं तब जाकर जूता फटता है। तो देखिए क्या व्यंग निहित है यहाँ पर, आगे भी देखिए। कहते हैं कि चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी जाने आने में घिस गया था और उसे बड़ा ही पछतावा हुआ था। यानी कि जो कुंभन दास जी थे, वो भी जब फतेहपुर सिकरी में उनका आना जाना था तो वहां पर उनका जूता भी घिस गया था। और वो कहते हैं, आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। आते जाते मेरे पैरों के जूते घिस गए और मैं हरि नाम लेना भी भूल गया। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करिबो परे सलाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था कि जिनके देखे दुख उपजत है, जिनको देखकर दुख होता है, तिनको करिबो पैर सलाम। तो उनको उनके पैरों पर सलाम, यानी कि चलने से जूता घिसता नहीं है, चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। तो तुम्हारा जूता कैसे घिस गया। अब देखिए यहाँ पर आगे की लाइन को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। मुझे लगता है कि तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। जूता किससे फटेगा, आपने देखा होगा, बच्चों की आदत होती है, जब आपका पैदल स्कूल का रास्ता होता है, आप आराम आराम से आ रहे होते हो, जा रहे होते हो, और रास्ते में जितने भी पत्थर होते हैं उन्हें ठोकर मारते हुए जा रहे होते हो, और एक टाइम ऐसा आता है जो आपका अंगूठे के पास का जूता होता है वो घिस जाता है और वहां पर होल हो जाता है, छेद हो जाता है, वो फट जाता है। तो यही यहाँ पर लेखक यही कह रहे हैं कि तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो, कोई चीज जो परत दर परत सदियों से जम गई है। कई बार होता है ना, खड़े खड़े हम नीचे जमीन को इस तरह से ठोकर मार रहे होते हैं कि उस पे लगता है कि कुछ चीज जो है चिपक गई है, परत दर परत सदियों से जम गई है। तुम उसे शायद ठोकर मार मार कर तुमने अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते में खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया और तुम उसे बचाकर, वो कहते हैं कि कोई टीला, यानी कि कुछ तो था तुम्हारे रास्ते में जिसको तुम ठोकर मारते हुए आगे बढ़े। तो वो कहते हैं कि तुम उसे बचाकर भी तो चल सकते थे। आज के टाइम में लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं किसी भी चीज का, हर चीज का। देखिए जो शॉर्टकट से मिली हुई सफलता होती है ना, वो ज्यादा टाइम तक नहीं चलती। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा व्यंग किया है कि आजकल लोग ना सामने पे जो भी उनके परेशानियां हैं, जो भी मुसीबतें हैं, जो भी एक तरह से
उनके सामने जो जीवन में कठिनाइयां हैं उनका सामना करने के बजाय साइड से निकलना पसंद करते हैं, शॉर्टकट अपनाना पसंद करते हैं। आज के टाइम में बच्चे भी मेहनत नहीं करना चाहते, अब बुक से पढ़ना नहीं चाहते हैं। आज के टाइम में आप देखेंगे कि लोगों का जो बुक्स होती हैं, किताबें होती हैं, उनसे इंटरेस्ट जो है बिल्कुल हट रहा है। कोई भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर लेनी है तो फटाफट गूगल ओपन करो, फटाफट यूट्यूब ओपन करो और फटाफट से उसको देख लो और बात खत्म। तो ऐसा जो ज्ञान होता है वो ज्यादा दिन तक हमारे दिमाग में नहीं रहता। अगर हमें बुक्स पढ़ने की आदत है, हमें रीडिंग करने की आदत है, हमें राइटिंग करने की आदत है, तो जो भी आप इस तरीके से पढ़ोगे, जो भी आप इस तरह से लिखोगे, वो आपको हमेशा हमेशा तक याद रहेगा। तो ये शॉर्टकट यहाँ पर अपनाने के लिए, जैसे लेखक कह रहे हैं कि तुम उसे बचाकर भी तो निकल सकते थे, उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, टीलों से समझौता भी तो तय हो सकता था, यानी कि आप उनके साथ समझौता भी तो कर सकते थे। सभी नदियां पहाड़ थोड़ी फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है, यानी कि हर नदी पहाड़ को थोड़ी तोड़ती है, कोई नदी पहाड़ के साइड से भी निकल जाती है। तुम समझौता नहीं कर सके, क्या तुम्हारी वही कमजोरी थी? यानी कि कॉम्प्रोमाइज, लोगों के साथ समझौता। आज के टाइम में ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज हो गई है। अपना काम निकालने के लिए सबसे पहले क्या हो जाती है? समझौता हो जाता है, बातचीत हो जाती है। कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता, कोई भी बहुत सारा समय उस पर देना नहीं चाहता। जो होरी को ले डूबी वो नेम धर्म वाली कमजोरी, नेम धर्म उसकी जंजीर भी थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं, तुम्हारी मुक्ति थी। होरी जो गाय है उसके लिए यहाँ पर कहा है कि जो नेम धर्म वाली कमजोरी थी। इसके लिए देखिए आपको प्रेमचंद्र जी के जो उपन्यास हैं, और बच्चों को रीडिंग के लिए अगर आपके पास जो भी खाली समय होता है, संडे का दिन होता है या कोई भी छुट्टी होती है, आपको अपने पास जरूर बहुत सारे अलग अलग तरह के उपन्यास, हिंदी अगर आपको अपनी स्ट्रांग बनानी है तो आपको अलग अलग लेखकों के उपन्यास, कहानियां, रचनाएं, कविताएं आपको एक्स्ट्रा टाइम में पढ़नी चाहिए। बहुत सारी चीजें देखिए हिंदी में क्या होता है, जैसे हम साइंस पढ़ते हैं तो सारी चीजें क्या होती है, एक दूसरे से रिलेटेड होती है। बिल्कुल उसी तरह हर सब्जेक्ट का होता है। अगर आप देखिए यहाँ पर आप हरिशंकर परसाई जी को पढ़ रहे हैं तो आप हरिशंकर परसाई जी मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में लिख रहे हैं, तो अब आपको मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इसीलिए आपके आसपास कोई पुस्तकालय हो या आपके स्कूल में जो पुस्तकालय है, या आजकल तो आपको फोन में भी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। बच्चे अपना ज्यादातर समय जो है फोन में ऐसे ही बर्बाद करते हैं, तो आपको उपन्यास पढ़ने में, कहानियां पढ़ने में, इससे क्या होगा, आपका शब्दकोश भी बढ़ेगा और आपको नॉलेज भी आपकी बढ़ेगी, और आपको लिखने के लिए बहुत सारे आपके एक तरह से सोचने समझने की जो शक्ति है वो भी बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा, आपका काफी अच्छा नॉलेज हो जाएगा सब्जेक्ट में। तो जरूर पढ़ें। तो यहाँ पर देखिए वो कह रहे हैं कि तुम्हें समझौता नहीं कर सकते, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? होरी जो था उसकी वही कमजोरी थी, नेम धर्म उसकी जंजीरें थी, मगर तुम जिस तरह से मुस्कुरा रहे हो लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं है बल्कि तुम्हारी मुक्ति है। यह तुम्हारे पांव की उंगली मुझे संकेत सी लगती है। ये जो तुम्हारे पांव की उंगली है, ऐसा लगता है ये किसी एक चीज की तरफ इशारा कर रही है। ऐसा लग रहा है ये तुम्हारी जो पांव की उंगली है ये किसी तरफ इशारा कर रही है, और वो इशारा क्या है, जिससे तुम घृणित समझते हो, यानी कि जो चीज तुम्हें अच्छी नहीं लगती उसकी तरफ हाथ नहीं, पांव की उंगली से इशारा करते हो। ऐसा लग रहा है कि ये जो तुम्हारी उंगली है ना, ये गलत चीजों की तरफ इशारा कर रही है, वो खराब चीज की तरफ इशारा कर रही है, ऐसी घृणित चीज की तरफ इशारा कर रही है कि जिसकी तरफ तुम हाथ नहीं, पांव की उंगली से इशारा करते हो, यानी कि तुम उसे पांव से ठोकर मारते हो। क्या तुम उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने अपना जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूं, तुम्हारी उंगली का इशारा समझता हूं,
और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं, मैं समझता हूँ तुम्हारी इस उंगली का इशारा और तुम्हारी ये जो व्यंग मुस्कान है। अब ये व्यंग मुस्कान किसके लिए है? ये हमारे ऊपर किया जा रहा है। ये व्यंग मुस्कान जो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद्र जी की है, ये आम जनता के ऊपर है, ये उस इंसान के ऊपर है जो हमेशा दिखावे में जीता है, जो हमेशा एक तरह से बाहर कुछ और अंदर कुछ होता है, जिसके मन में कुछ और बाहर कुछ होता है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस व्यंग मुस्कान को भी समझता हूं। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। देखिए यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर हंस रहे हो जो उंगली छिपाए और अपना तलवा घिसाए चल रहे हैं। यानी कि उंगली तो ढकी हुई है लेकिन तलवा बिल्कुल नीचे से घिसा हुआ है, यानी कि अंदर से व्यक्तित्व जो है खोखला है। अंदर से व्यक्तित्व बिल्कुल खोखला है, लेकिन बाहर से बहुत ज्यादा शरीफ होने का, बहुत ज्यादा उच्च विचार होने का एक दिखावा है। उन पर जो टीले बनकर बाजू से निकल रहे हैं, तुम कह रहे हो मैंने ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पांव बच रहा है और मैं चल रहा हूं। मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलवों का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूं, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात को समझता हूं, मैं तुम्हारी उंगली के इशारे को समझता हूं, मैं तुम्हारी व्यंग मुस्कान को समझता हूं। तो देखिए इस तरह से हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको ये चैप्टर लगा होगा। अब आते हैं हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर में। तो ये जो प्रश्नोत्तर हैं, आज आप घर पर सबसे पहले अपने चैप्टर को रीड कीजिए, एक बार अपने पाठ को घर पर पढ़िए और उस पे कोई भी डाउट होता है तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर कीजिए। तो नेक्स्ट सेशन में हम इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे और कोशिश कीजिएगा और इस पाठ से आप कुछ प्रश्न जो है बनाकर लाएंगे। नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले उनको भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी। तो पाठ सभी को पसंद आया? एक बार हैंड रेज कीजिए। समझ आया सभी को पाठ? फटाफट से हैंड रेज कीजिए। यस, केवल एक ही स्कूल के बच्चों को समझ आया चैप्टर? बाकी बच्चे सोच रहे हैं कि समझ आया या नहीं आया। फटाफट से हैंड रेज कीजिए। सभी को चैप्टर समझ आया? यस, हाथ नीचे कर लीजिए बच्चा। और घर पर जाकर इस पाठ को एक बार जरूर पढ़ें और उसके बाद इस पाठ से कुछ 5 से 6 प्रश्न आप खुद से बनाकर लाने की कोशिश करें। बाकी जो चैप्टर से जुड़े हुए प्रश्न हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।